यस सर। चलो ठीक है। लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग, बताओ। लास्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिए थे क्या? चल रहा था। क्वेश्चंस कराए थे उसके? बस पॉलिटिकल कुछ लिख पाए थे। चलो तो आज उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेटिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर करेंगे हम लोग। ये सब बता दिए थे ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हो गया था वो सब। चलो तो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ केन सुगर एट 15 डिग्री सेल्सियस। चलो करो तो। केन सुगर का फॉर्मूला जानते हो ना? नो सर। C12H22O11 नहीं पढ़े हो ये शुगर का? तो केन C12 शुगर क्या होता है? केन शुगर बोलते हैं हम लोग सुक्रोज, सुक्रोज मॉलिक्यूल सुने हो? यस सर। ग्लूकोज, हाँ तो वही है। C12H22O11। पहला ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If 10 grams of an unknown substance is dissolved to make 500 ml of solution, osmotic pressure of कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। क्या कैलकुलेटर। क्या क्या आवाज नहीं आ। सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत। हाँ कर लो यूज, कोई दिक्कत नहीं है। 300 Kelvin is observed to be 1.23 atm. Then calculate the molar weight of that unknown substance। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है, 0.45 एटीएम। फर्स्ट वाले का क्या आया? 3.45 एटीएम। 3.4। 3.45 एटीएम फर्स्ट हो गया, तो आगे करो। सेकंड थर्ड एक और दे रहे हैं, 5% वेट बाय वॉल्यूम तो यूनिट क्या होता है ऑस्मोटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ का? एटीएम लीटर होना चाहिए ना सर, कॉन्सेंट्रेशन उसमें आता है तो।
ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर का टर्म है ना, एटीएम तो पर लीटर CHP है उसका फॉर्मूला, तो C का मोल पर लीटर, S का जूल पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर का केल्विन। तो सर कट के फिर ATM पर लीटर आना चाहिए ना। अच्छा नहीं सर, ठीक है। क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो तुम्हारा। नहीं सर, ठीक है प्रेशर सर। का टर्म है ना ये, यस सर, यस सर। तो एटीएम पर लीटर क्यों आएगा, एटीएम ही रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% weight by volume solution of cane sugar is isotonic with 0.877% weight by volume solution of urea. Calculate the molecular mass of urea if molecular mass of cane sugar is 342. चलो ये 3 क्वेश्चन करो, पहला हो गया सबका। हेलो, फर्स्ट वाले का आ गया ना आंसर 3.45। बताओ सर फर्स्ट में कर डाउट रहे है हैं किसी अभी। को। करो करो। सर वेट बाय वॉल्यूम में ग्राम पर ml लेते थे क्या? वेट बाय वॉल्यूम है मतलब क्या हुआ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। तो यूनिट क्या लेते थे सर, ग्राम पर ml लेते थे क्या? वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का तुम्हारा वॉल्यूम रहेगा और उसका परसेंटेज निकालोगे, जो परसेंटेज करेंगे हम लोग तो वहां से वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा हमारा। सर यूनिट क्या लेते हैं सर, ग्राम पर ml लेते हैं ना। हेलो। हेलो। हेलो, बन गया पहला दूसरा। हेलो, फर्स्ट का आंसर आया सबका। हेलो।
बताओ जल्दी से। क्या है, स्क्रीन दिख रहा है सर क्या? नहीं अरे फर्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इस टाइप का मूल कॉन्सेप्ट में ये सब चीज तो कितना पढ़े ग्राम हो? पर एमएल लेते हैं ना। क्या ग्राम पर एमएल? तो यूनिट्स वेट बाय वॉल्यूम का। यूनिट? क्या चीज का यूनिट क्यों तुमको लेना है वहां पे? तो वेट बाय किस वॉल्यूम का कौन सा मतलब क्या यूनिट में होता है? लेंगे फिर। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 5% वेट बाय वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर तुम 100 ml लोगे, समझ रहे हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ml है तो उसमें जो हमारा सॉल्यूट होगा उस 100 ml का 5% होगा, तो वो सॉल्यूट का मास आएगा ना, वेट लिखा हुआ है। तो वेट सिग्निफाई कर रहा है सॉल्यूट के लिए और वॉल्यूम सिग्निफाई तो कर रहा सर है वही तो सॉल्यूशन सर के लिए। 5% उसका, तो फिर 5% केजी आएगा या फिर 5 ग्राम आएगा। तो ग्राम आएगा ना यार। सर वही तो पूछ रहे हैं सर। तो ये सब चीज, ये शुरुआत में सॉल्यूशन जब पढ़ा है तो वो सर सब चीज है। भूल गए थे सर, इसलिए पूछ ये रहे थे। सब बेसिक सब चीज भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? यहाँ 100 मान के आसानी से करो क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एक्स वैक्स मानोगे तो फिर बहुत उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। तो 100 एज्यूम करो आसानी ये से। सर आ गया। अद्वय तुम्हारा सेकंड बन गया। हेलो। सब बना रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन है। यूरिया एक्वस सॉल्यूशन at 500 Kelvin has osmotic pressure equal to 2.05 atm and glucose solution at 300 Kelvin has osmotic pressure equal to 1.23 atm. ठीक है। If 200 ml of the first solution and
400 ml of the second solution. Are mixed at 400 Kelvin, then calculate the osmotic pressure of the resulting solution. At 400 Kelvin. तो 400.5 ग्राम आ रहा है। Assume करना है molarity is constant. क्या आया? 400.5 ग्राम। कौन सा पहला? सेकंड? नियरली 400 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलो आ गया सबका। अद्भय? सर दूसरा क्वेश्चन। हाँ, सेकंड का। हाँ सर आ गया। 400, नियरली 400। सेकंड हो गया तो थर्ड फोर्थ करो।
हो गया थर्ड? यस सर। क्या आया थर्ड? तो 5998 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 60। अप्रोक्सीमेटली 60 के अराउंड हो जाएगा। यूरिया का मोलर मास 60 होना भी है ना, ऐसे निकालना। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, तुम लोग लास्ट क्लास में बताए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, पाई Yes, वन sir. इक्वल टू पाई टू। तो पाई वन लिखते हैं हम लोग C1R T1। यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा, और इक्वल टू C2RT। तो RT कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, C1 इक्वल टू क्या कर देना है, सिर्फ C2। समझ रहे हो ना? दोनों का कंसेंट्रेशन निकाल लोगे और दोनों को इक्वेट कर दोगे, So कर दीजिए ना। तो उसमें आ जाएगा। पहले वाले का देखो, C1 हम लोग देख लेते हैं किसका, केन शुगर का। केन शुगर का C1 कितना हो जाएगा, 5% है वेट बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर हम लोग सॉरी वॉल्यूम अगर 100 ml एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम 100 ml है, तो इसमें हमारा मास अब्सोल्यूट कितना हो जाएगा, वेट अब्सोल्यूट 5 ग्राम हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. और इसका मोल्स निकालना है ना, कंसेंट्रेशन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मोल्स क्या हो जाएगा, 5 बाय इसका मोलर मास दिया गया ना 342, और ये हो गया वे मोल्स, और वॉल्यूम कितना लिए थे हम लोग, लीटर में 0.1, तो ये 0.1। तो ये हो गया C1 शुगर का। इसी तरह यूरिया का कितना दिया हुआ है, 0.877% है, तो इसका भी वॉल्यूम हम लोग 0.1 लीटर ही एज्यूम करते हैं, 100 ml। तो यूरिया का मास हो जाएगा 0.877, और इसका मोलर मास हमको फाइंड आउट करना है, तो एक्स एज्यूम कर लेते हैं, और इंटू 0.1 नहीं हो जाएगा, इक्वेट कर दो, C1 से एक्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत? हेलो, हो गया अद्भय? So कर रहे हैं। मतलब समझ आ गया ना? Yes, sir, समझ आ गया। चलो ठीक है, कर लो। उसके बाद जिसका थर्ड हो गया, फोर्थ करो। फोर्थ वाले में क्या कर रहे हो, दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है, तो दो सॉल्यूशन का अलग अलग पहले कंसेंट्रेशन निकाल लोगे, ठीक है, दोनों का अलग अलग कंसेंट्रेशन आ गया। अब कंसेंट्रेशन जो है दोनों को जब मिक्स करेंगे तो फाइनल कंसेंट्रेशन या रिजल्टेंट कंसेंट्रेशन क्या होगा वो निकालना होगा। फिर उसके बाद हम लोग उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन आएगा उसके बेसिस पे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे। और यहाँ पे देखो एज्यूम करना है मोलैरिटी कांस्टेंट लेना है, क्योंकि हमको पता है मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके चेंजेस को तुमको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। वन पॉइंट सिक्स फोर ATM। कितना आ रहा है?
1.64 atm. रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ना, 1 मिनट, 1.64, हाँ सही है। देखो यहाँ पे जब दो सॉल्यूशन हम लोग आपस में मिक्स करते हैं तो उसके लिए जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, ये तुम लोग पढ़े होगा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M into V1 प्लस V2, यस यही करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना, यहाँ पे M जो हो गया ये रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ये मोलैरिटी है, ये क्या हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2। तो यहाँ से रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी आ जाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, यही रिजल्टेंट कंसंट्रेशन जो आया C इंटू R और इंटू T, बस यही पुट, तो R के टर्म में ही रखना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा R ना, क्या। यस ऊपर कीजिए ना, क्वेश्चन देखते हैं। हम्म और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो वहां से तुम्हारा कंसंट्रेशन आ जाएगा दोनों का। पाई इज इक्वल टू CRT से। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन ना। यस सर। चलो, तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है, कर लेना उसको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर, या फिर ऐसे को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से जो एराइज होता है वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम लोग देख चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम लोग डाले सॉल्यूशन में, ठीक है, तो थियोरेटिकली हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो वो ना तो डिसोसिएट हो रहा होगा ना ही एसोसिएट हो रहा होगा, क्योंकि सॉल्यूट जो हो सकता है वो हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट भी हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट भी हो सकता है ना। जो सॉल्यूट अगर हम लोग कोई सॉल्ट डाल दें, तो सॉल्ट डालोगे तो वो तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो जैसे ही उसको तुम मान लो एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिए सॉल्ट को, तो वो सॉल्ट अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा क्या, नहीं रहेगा ऑब्वियसली। अगर एक्वस सॉल्यूशन मिला तो वो आयनाइज कर जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक कर जाएगा। तो जैसे ही वो अपने आयंस में ब्रेक किया तो वहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में था तो वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग था, जैसे ही आयंस में ब्रेक करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग थियोरेटिकल में बात करते हैं तो थियोरेटिकली में हम लोग ये एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन,
बहुत जगह होता है डिसोसिएशन भी होता है, ठीक है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों होता है। जैसे आयंस के केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में वहां पे आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब डिसोसिएट कर रहा है। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखोगे एसोसिएशन भी होता है, मतलब दो कंपाउंड को, जैसे सॉल्यूट को हम लोग डाले, दो सॉल्यूट आपस में कंबाइन करके एक बड़ा सा सॉल्यूट बन गया, तो वहां पे हम लोग एसोसिएशन करते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एसोसिएशन अगर हो रहा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा घट जाएगा, डिसोसिएशन अगर हो रहा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना। जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारा थियोरेटिकल जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा और जो एक्चुअल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा, उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, और उन्हीं डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं, या फिर उनका जो रेशियो लेते हैं हम लोग, उसी को बोला जाता है वान हॉफ फैक्टर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर, आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. yes sir, तो देयरफॉर इफ द theoretical number of particles, ठीक है, assuming no association or dissociation, and actual number of particles, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या होगा, आइदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, ठीक है। अज्यूमिंग यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आर डिफरेंट, ठीक है, देन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी will have different value than the theoretical colligative property, और इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, सॉल्यूशन का। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। जो एबनॉर्मेलिटी जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से, तो उसको हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं। और इसी से वांट ऑफ फैक्टर अराइज होता है। वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आई क्या है, वहां, तो ये एक्चुअली वही चीज मेजर करता है। आई इज इक्वल टू, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल रेशियो होता है, एक्सपेरिमेंटल या फिर एक्चुअल या फिर ऑब्जर्व्ड, तीनों टर्म यूज किया रहा है। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आएगा, इसी रेशियो को बोला जाता है वांट ऑफ फैक्टर, कि कितने से वो चेंज हो रहा है, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कितना चेंज है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय theoretical number of particles। या फिर बहुत जगह देखोगे मास के टर्म में अगर बोला गया है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम लोग देखे थे, ये मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था या नहीं, बताओ। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, होता है। yes sir, तो आई अगर हम लोग लिखे मास के टर्म में अगर लिखोगे, तो इस केस में थियोरेटिकल वाला ऊपर चला जाएगा, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है, तो मास के टर्म में लिखें तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो थियोरेटिकल इस केस में ऊपर चला जाएगा और ऑब्जर्व्ड मोलर वेट सॉल्यूट का नीचे आ जाएगा। बाकी सब में एक्सपेरिमेंटल बाय थियोरेटिकल होता है, ठीक है। लेकिन जब मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म में लिखोगे तो फिर ये रेशियो चेंज हो जाएगा। तो यही है वांट ऑफ फैक्टर। अब इसको अप्लाई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग NaCl लेंगे। तो जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसको डालो तुम एक्वा सॉल्यूशन में। तो हम लोग अगर थियोरेटिकल देखें तो इसको तो एक ही पार्टिकल की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, एक मोल, जैसे 1 मोल इसका एज्यूम कर लिए हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो 1 मोल एज्यूम करोगे। लेकिन एक्चुअल में क्या ये NaCl के फॉर्म में रहेगा क्या? नहीं रहेगा ऑब्वियसली। एक्वा सॉल्यूशन में जैसे ही डालोगे तो क्या हो जाएगा, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ एक्वस और Cl-। तो अब यहाँ पे देखो 1 मोल NaCl अगर टूटेगा तो 1 मोल Na+ बनाएगा, 1 मोल Cl- बनाएगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे एक्चुअल? थियोरेटिकल तो हमारा 1 ही था, लेकिन एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बताओ? तो 2। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा या नहीं? क्योंकि वो तो डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गया। तो उसी की वजह से जो एबनॉर्मेलिटी अराइज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। रेशियो जो होता है ऑब्जर्व्ड और थियोरेटिकल का। तो जितने भी सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं सबको आई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वांट ऑफ फैक्टर आएगा उसको आई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे RLVP था, RLVP में हमारा क्या आया था, P0 माइनस PS बाई PS, सॉरी बाई P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही था ना? यही था, बताओ। तो यहाँ हम लोग यस इसमें सर। अगर, तो इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दोगे सिर्फ। वांट ऑफ फैक्टर कंसिडर करना है अगर तो आई से मल्टीप्लाई कर दिए सिर्फ। अब इसको मोल्स के टर्म में लिखोगे तो आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट में आई से मल्टीप्लाई होगा क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में? सर फिर से बोलिए। सॉल्वेंट का आयोनाइज, सॉल्वेंट में तो नहीं करेंगे ना मल्टीप्लाई, हम लोग आई से मल्टीप्लाई करेंगे किस में बोलो? सॉल्यूट में ही करोगे ना सर, सॉल्यूट का ही तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा ना। तो ये हमारा RLVP के टर्म में आ गया, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर देना आगे और कुछ नहीं। जैसे डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, KB इंटू मोलालिटी। तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, सिर्फ आई आ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ΔTF, यहाँ भी आई इंटू KF इंटू मोलालिटी। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, तो यहाँ पे आई इंटू CRT हो गया। तो यही सिर्फ मॉडिफिकेशन करना है इस केस में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो, लिख लियो ना? आई इंटू एक्स सॉल्यूट उसके कैसे इक्वल होगा सर, समझ में नहीं आया वो चीज। क्या आई इंटू एक्स सॉल्यूट? जो लिखे RLVP वाला इक्वेशन, उसमें जो लास्ट का 2 टर्म है वो इक्वल कैसे हुआ समझ में नहीं आया। लास्ट का 2 टर्म कहाँ पे? RLVP का जो इक्वेशन है उसमें
I into X नंबर ऑफ solute मोल्स ऑफ, अरे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही होता है ना। वो तो मोल्स के टर्म में हम लिखे हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आई से मल्टीप्लाई होगा या नहीं? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो। तो सर एक I तो पहले से था वहां पे मल्टीप्लाइड, तो उसको रहना पड़ेगा ना वहां पे। क्या एक आई पहले से था मतलब समझ नहीं रहा I हम इंटू लोग। एक्स सॉल्यूट था ना, एक्स सॉल्यूट का एक्सप्रेशन है ना ये, I इंटू एन सॉल्यूट बाई आई इंटू एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। यार तुम मतलब समझो उसका। आई हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आई का मतलब क्या हुआ? आई क्यों यूज कर रहे हैं हम? सेवेंथ ऑफ फैक्टर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो सॉल्यूट के वो किसकी पार्टिकल्स वजह है वो से, हाँ किसकी एसोसिएटेड वजह से फॉर्म वो, में एग्जिस्ट कर सकते हैं। किसकी वजह से वो डेवलप होता है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से ही होगा ना। तो सॉल्यूट के ही मोल्स में हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्वेंट में क्यों मल्टीप्लाई करेंगे उसको? सॉल्वेंट में उसका कोई इफेक्ट होगा क्या? तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, आई इंटू एक्स सॉल्यूट इक्वल्स टू आई इंटू एन अरे सॉल्यूट बाई, उसके कैसे इक्वल हुआ? टर्म में कर रहे हो तो सिर्फ ये करोगे, मोल फ्रैक्शन को तुम आई से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मोल्स के टर्म में लिख रहे हो तो ये तुमको करना होगा, बस और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है सर। ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में है तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन जो दिया है उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मोल्स के टर्म में लिख रहे हो तो फिर तुमको ऐसे, दोनों से आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या तो तुम मोल फ्रैक्शन करके करो या तो ऐसे करो। ठीक है, जैसे अब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के केस में हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है इन केस ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि हमेशा हर जगह तुमको 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन तो नहीं मिलेगा। तो ठीक है, फैक्टर वैल्यू 1 हो सकता है। वैल्यू 1 कब होगा? जब थियोरेटिकल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम होगा। हाँ, तो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो थियोरेटिकल और एक्चुअल दोनों से एसोसिएशन किस केस में पॉसिबल है? जैसे हम लोग डिसोसिएशन की बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया वही तो अपने आयंस में बदलेगा ना। ये जैसे नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो थोड़ी आयंस में बदलेगा। तो उनके केस में तो वन ऑफ फैक्टर तो वन ही रहेगा ना आई। जैसे हम लोग डिसोसिएशन वाला केस लेते हैं, जैसे ए जो है ये एन बी इस टाइप का है कि ए इनिशियली ए था हमारा, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और एन नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे ए 1 था, अब ये एन मोल्स ऑफ बी बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन बढ़ रहा है। तो इस केस में देखो टी इक्वल टू 0 पे इसका अगर हम लोग इनिशियल मोल्स 1 ले लिए और ये 0 है। ठीक है, टी इक्वल टू टी पे एज्यूम करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टी इक्वल टू टी पे कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा, और ये कितना फॉर्म होगा एन अल्फा होगा, क्योंकि 1 से एन फॉर्म होता है तो अल्फा से एन अल्फा। तो इनिशियल जो मोल्स था हमारा, इनिशियल टोटल मोल्स ये था 1, और मोल्स एट टाइम टी, फाइनल मोल्स कितना है हमारा, ये हो गया 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा और प्लस एन अल्फा। ये कितना हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, जब आई हम लोग लिखेंगे तो आई एक्चुअली क्या होता है?
ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल। तो थियोरेटिकल वैल्यू तो हम लोग उसको एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसिडर नहीं करते हैं। तो थियोरेटिकल जो लोग है वो तो इनिशियल ही रहेगा हमारा, जो 1 मोल लिए थे हम लोग वो तो 1 ही रहना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व्ड जो है वो मोल्स कितना हो गया, एक्चुअल मोल्स कितना हो गया 1 अल्फा, और थियोरेटिकल तो हमारा 1 है। तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। तो ये रिलेशन ध्यान रखना इन केस ऑफ, किसके केस में ये यूज करना है, डिकम्पोजिशन। एसोसिएशन सॉरी डिसोसिएशन, जहाँ पे डिसोसिएट कर रहा होगा, आयनाइजेशन हो रहा होगा। एन क्या है यहाँ पे, अल्फा तो हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन क्या है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वो डिसोसिएट कर रहा है, समझ रहे हो ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो वो जब इक्वेशन लिखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वो डिसोसिएट कर रहे हैं। क्योंकि हर एक केस में तुमको 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। बहुत केसेस में दिया रहेगा कि 80% आयोनाइज हो रहा है, किसी केस में 60% हो रहा है। तो वहां पे अल्फा का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लेना होगा तुमको। तो वहां से तुम्हारा आई आ जाएगा, और आई एक बार आ गया तो फिर उसको बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में यूज कर लोगे उसको। तो एक बार ऊपर जाइए ना। हम्म हो गया सर। चलो, तो ये हो गया इन केस ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन में क्या होगा कि ये जैसे एन ए था, इस टाइप का केस होगा ए एन, ठीक है। एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, ये कंबाइन करके एक ए जो है सो इस कंबाइन टाइप करके का, बी नहीं बनाएगा, क्या बी नहीं बनाएगा। बी भी बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूं बोल रहे हैं जैसे ए प्लस ए लिखे हम लोग, जैसे ये इस टाइप का केस हो गया, 2A, दो एटम्स ऑफ ए कंबाइन करके A2 बना लिया। तो जनरली सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स ही कंबाइन करेंगे ना, ठीक है। तो अगर अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स कंबाइन कर रहे होंगे तो वहां पे उसके वो डिपेंड करेगा किस टाइप का मॉलिक्यूल हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम बस यहाँ पे देखना चाह रहे हैं रिलेशन क्या आएगा। T=0 है, तो T=0 पे इसका मोल हम लोग 1 ले लिए, ये 0 है। T=T पे लिख सकते हैं। यहाँ डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे हम लोग, 1 माइनस अल्फा, और ये कितना फॉर्म करेगा बताओ, n से 1 होता है तो अल्फा से ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाय n होगा। n से 1 होता है तो 1 से 1 बाय n, तो अल्फा से क्या होगा, अल्फा बाय n। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ टाइम t क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय n-1। तब यहाँ से आई हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई तो यही हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू 1/n-1, और नीचे बाई तो थियोरेटिकल वाला तो 1 ही रहेगा तुम्हारा, तो यही आ गया।
तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया हमारा। तो वांट ऑफ फैक्टर आई इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो ये वाला फॉर्म यूज कर लोगे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 1/n-1। ठीक है, लिख लिया इसको। Yes, sir. हेलो, यस सर। चलो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करो, फिर बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन है 0.4 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन at 300 Kelvin is isotonic with 0.5 molar NaCl। इसका 100% डिसोसिएशन एज्यूम करना है। then calculate the degree of dissociation Na2SO4. of Na2SO4। ठीक है, करो। तो अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। किसमें? अल्फा का वैल्यू तो निकालना है तुमको Na2SO4 के लिए। अल्फा 1 उसके लिए होगा, Yes, sir. NaCl के लिए। NaCl के लिए 1 हो जाएगा।
तो हो गया? 0.75 0.75 अल्फा जो है ये 0.75 और ये 75 आ गया। 75%, ठीक है। तो 75% ये डिसोसिएट करेगा Na2SO4। तो इस टाइप की क्वेश्चन है, और भी नेक्स्ट क्लास में अब और भी क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करा देंगे इसका। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो ही गया है, खत्म हो गया। तुम लोग अपने एंड से अब बना लेना पूरा, क्योंकि और तो कुछ टॉपिक आइडिया वो सब बता दिए थे ना, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, एजियोट्रोप्स, वो सब बताए थे। हो गया था ना वो सब। यस सर। और ये एक ये टॉपिक बताए थे क्या तुम लोग को? देखना तो टॉपिक है केस ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड का केस रहेगा तो कैसे राउल्ट्स लॉ अप्लाई यस करते हैं सर, वो यस बता। सर। क्वेश्चंस कराए थे उससे रिलेटेड। जैसे क्विनोलिन और वाटर वाला कराया था। चलो ठीक है, तब तो हो ही गया, सारा टॉपिक खत्म हो ही गया है। ये वन ऑफ फैक्टर वाले और क्वेश्चंस कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ डाउट आउट भी होगा तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। तो चैप्टर बनाओ, अपने एंड से खत्म करो बना के, हो गया तुम लोग, ठीक है। चलो फिर, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे और। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू।